उसके बाद उसके बाद गुरुदेव ने कंपेयर किया था इस चीज को ग्रामोफोन के साथ, कि ग्रामोफोन में पहले जैसे ही रिकॉर्ड करके रखते हैं सारी चीजों को, और जब उस पर जब वो सुई लग जाती है उसके बाद ही हमें गाना सुनाई देता है। सेम वे हमारे जो कर्म है वो सारे अर्ली रिकॉर्ड हो जाते हैं, पास्ट एक्शंस के द्वारा या पास्ट थॉट्स के द्वारा। जब फेवरेबल सिचुएशन आती है या जब ऐसा एनवायरनमेंट आता है कि हाँ उस मतलब उसका बाहर आना जायज है या जो भी होगा इंटरनल, तो वो हमारे सामने हमारा कर्म बन के हमारी ही की जाने वाली चीजें हमारे सामने कर्म बन के हमारे सामने आ जाती है। तो हमने लास्ट सेशन में ये पढ़ा था। इस बार हम देखने वाले हैं कि हमने जो देखा है कि जो लॉजिकली करेक्ट है या लॉजिकली करेक्ट नहीं है, उन उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो पेज नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं पेज नंबर 4 के मिड से स्टार्ट करूँ पढ़ना, तो जिसके पास बुक है या जो विजिबल है आप उसमें से भी देख सकते हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्म रेखा नहीं मिटे, करे कोई लाखन चतुराई। एक बार मैं पढ़ लूंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी एक साथ। आदि अनेक युक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद है जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। कर्म की बहुत सारी रेखा होती है, इसमें बोला गया है कि जो हमारे जो जब तक फल नहीं आ जाता तब तक वो मिटती नहीं है। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है, और विधि के लेख को मेंटेन हारा अर्थात उन्हें मिटाने वाला कोई भी नहीं है। इसमें ऐसे बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी है वो हमारे फ्रंटल बोन के बारे में इसमें बात हो रही है। फ्रंटल लोब जो होता है, जो फोरहेड होता है, फ्रंटल लोब के बारे में बात हो रही है इसमें। उसमें कुछ रेखाएं आ जाती हैं जो कि ह्यूमनली विजिबल नहीं होती, बट वो अ, होती है, ऐसा इमेजिनरी बोला गया है। तो सच में क्या ऐसी होती है हम आगे जानेंगे। डॉक्टर विबिन्स ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर, पूरा चुर्बी जैसा पदार्थ का सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहां से एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई है। जो भी ग्रे मैटर हमारे ब्रेन में होता है उसमें बहुत सारी लाइंस पाई गई है। यह रेखाएं किस प्रकार बनती है इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परिणामों का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत कम बनती है, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई। तो इसमें बोला है कि डॉक्टर विबिन्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि जो ग्रे मैटर है वहां पे बहुत सारी लाइंस उन्होंने देखी है, उन्होंने रिसर्च किया इस पे। सबसे पहले जानते हैं कि जो ग्रे मैटर है वो क्या है। हमारे ब्रेन में दो टाइप्स के मैटर होते हैं, एक तो ग्रे मैटर, एक वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर जो होता है वो ब्रेन के आउटर पोर्शन में होता है, और बहुत सारे डीप स्ट्रक्चर जो होते हैं ब्रेन, जैसे कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इन सब में वो पाया जाता है, इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। और जो व्हाइट मैटर होता है वो ग्रे मैटर के अंदर, मतलब जब बाहर अगर ग्रे मैटर है तो उसके अंदर वाले साइड पे व्हाइट मैटर है। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का फंक्शन क्या है। ग्रे मैटर का जो फंक्शन है चीजों को सेंस करना। हम जो भी देखते हैं, हम जो भी सुनते हैं, हम या जो भी करते हैं, या अगर हमें कोई चीज फील करनी है या हमें चलना है, सोचना है, बोलना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई कोई चीजों को प्लानिंग करना है, तो वो सब डिसाइड करता है ग्रे मैटर, या वो सब चीजों को समझने की एबिलिटी होती है ग्रे मैटर के पास। जो व्हाइट मैटर होता है वो कनेक्टेड होता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, मतलब वो कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो उसका काम होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई अ, गरम बर्तन रखा है, ठीक है, अगर आपने उसको टच किया तो आपको गरम लगेगा।
तो वो जो चीज आपने फील की वो आपने ग्रे मैटर के जरिए फील की, और जब वो ट्रांसमिट होगा हमारे ब्रेन ब्रेन तक, हमारे स्किन से हमारे ब्रेन तक, तो वो काम करेगा वाइट मैटर। तो जो ट्रांसमिट करता है वो बेसिकली होता क्या है, हमने जाना है कि ग्रे मैटर ब्रेन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और जो व्हाइट मैटर है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिटिंग दैट इंफॉर्मेशन टू ब्रेन एफिशिएंटली। और ये सब होता है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के द्वारा। हम लोगों को ये बेसिक नॉलेज हमने सीखा है पहले भी स्कूल्स में, तो होता है स्कूल्स कॉलेजेस में कि बेसिकली ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने से थोड़ा सा उसी का पोर्शन लेके आज इसमें डाला है ताकि हम इसको साइंटिफिकली समझ सकें। तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते क्या है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। हर इंसान की बॉडी में ये बिलियंस की मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है कि जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन आती है उनको ब्रेन तक लेके जाना। दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। तो वो सिग्नल्स के थ्रू, जैसे कि जो वायर्स होती है ना टेलीफोन में, जो वायर्स कनेक्टेड होती है पोल टू टेलीफोन में, तो वैसी ही वायर्स हमारे बॉडी में होती है, जो कि हमारे अलग अलग पार्ट से ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स का काम है कि फंक्शन सिग्नल्स रिसीव और सेंड करना। तो हमने जब बोला कि जब एग्जांपल दिया था इसके पहले कि जो गर्म पतीला है अगर हमने उसको हाथ लगाया तो वो हमने ग्रे मैटर के द्वारा फील किया, और जो इन्फॉर्मेशन हुई वो प्रोसेस हो गई ग्रे मैटर के एबिलिटी के कारण। तो वो एक कनेक्शन की तरह जाता है हमारे ब्रेन में, एंड वो फिर जो हमने सिग्नल भेजा है वो सिग्नल वापस आता है, और इसमें ये प्रोसेस होता है कि हमको हाथ हटाना है क्योंकि ये डेंजर है। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीजें स्टोर होती है, इसके बारे में आगे की लेक्चर्स में जानेंगे कि बहुत सारी चीजें स्टोर रहती है तो वही हमारे पास वापस आती है। तो जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई हमने किसी पुराने दोस्त को देखा, तो हमारे सामने से आ रहा है, हमने उसको नहीं पहचाना, बट जब ये इन्फॉर्मेशन गई हमारे ब्रेन तक हमने उसको देखा तो वो हो गया आई, जो सेंस हो गया हमारा विजन वाला सेंस, वो वाला पे काम करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन तक। फिर ब्रेन ने सोचा और विद इन अ मिनट या कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स में आपके पास इंफॉर्मेशन वापस ट्रांसमिट बैक हुई कि हमारा पुराना दोस्त है और उसका ये नाम है, उसका XYZ नाम है। और वैसे ही बहुत सारी चीजें या जो भी चीजें होती है वो ट्रांसमिशन के द्वारा ही पॉसिबल है। तो जो की फंक्शंस होते हैं नर्व सेल्स के वो होते हैं इंक्लूडिंग जो भी सेंसेस होती है या जो भी हम चलते हैं फिरते हैं जो भी फील करते हैं सोचते हैं वो सब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो हमने अभी देखा कि ब्रेन में दो टाइप के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। उसके बाद हमने देखा कि ये जो ट्रांसमिशन होता है ये नर्व्स के द्वारा होता है, और ये एक टेलीफोन वायर्स की तरह काम करता है। वो मैसेजेस कैरी करते हैं ब्रेन और बॉडी के बीच में एवरी सेकेंड वो कैरी करते हैं। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें कि कर्म के साथ इसका रिलेशन क्या है, या अगर हम बोले कि इस टॉपिक को इस सेशन में क्यों डाला गया, तो अगर हम जाने हमने देखा है कि कर्म जो होते हैं वो हमारे विचार, हमारे एक्शंस और हमारी भावना के थ्रू निर्माण होते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई विचार का, जैसे हमने लिया कि मैंने अपना फोन या कोई भी जो इंसान है वो अगर उसको आदत है कि वो नहाने के बाद अपना फोन चेक करता है, उसने ये चीज को एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, धीरे धीरे उसको वो रिपीट कर रहा है। तो जब कुछ दिन हो जाएंगे या एक दो दिन के बाद जब वो नहा लेगा तब उसका ब्रेन उसको बराबर सिग्नल भेजेगा वहां पे जाके कि हाँ अभी हमने नहा लिया है और अभी हमको हमारा फोन चेक करना है। तो ऐसी बहुत सारी हैबिट्स होती है जो हम जनरली करते हैं, जैसे कि सुबह उठ के नहाना, या सुबह उठ के ब्रश करना, या नाश्ता टाइम पे करना, या बहुत सारी चीजें होती है हमारे रूटीन में जो हम टाइमली करते हैं, या जिस चीजों जो हम ऑटोमेटिक करते हैं या हमें ब्रेन सिग्नल्स देता है कि हमको ये चीज अभी करनी है। तो जब हम एग्जाम्पल पे थे फोन वाले एग्जाम्पल पे, तो हमने जब वो फोन देखा तो हम कुछ दिनों बाद हमें ब्रेन सिग्नल भेजता है कि आपको वो चीज करना है, बराबर वो चीज आपके माइंड में वापस से आ जाती है। तो जब ये चीज होती है तब हमारे ब्रेन में एक मेंटल पाथवे क्रिएट होता है। मेंटल पाथवे को, पाथवे मतलब रास्ता, पाथवे मतलब रास्ता।
तो ये जो मेंटल पाथवे क्रिएट होता है हमारे ब्रेन में, जो सिग्नल भेजते हैं, जो हम चीज रिपीटेडली करेंगे उसके तहत या उसके परिणाम जो है वो एक मेंटल पाथवे बनाते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली न्यूरल पाथवे बोलते हैं। बहुत लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, न्यूरल पाथवे। जैसे कि कोई जंगल है, हम उस वो जंगल में कभी तक कोई नहीं गया है, तो हम उस पे जा रहे हैं। तो जायज है कि वहां पे कोई रास्ता नहीं होगा, बट जब हम एक बार जाएंगे उस रास्ते से, हम उस जंगल से एक बार क्रॉस करेंगे, दूसरी बार क्रॉस करेंगे, तीसरी बार क्रॉस करेंगे, तो वहां पे एक इम्प्रेशन या वहां पे कोई रास्ता बन जाएगा। कम से कम जो भी वहां पे मिट्टी है या घास है वो थोड़ा दब दब सी जाएगी, तो वहां से रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ इंप्रेशंस हमारे माइंड में बनते हैं जब हम कोई काम को रिपीटेडली करते हैं या हम उसको करना शुरू करते हैं। तो हम जितना उस चीज को फॉलो करेंगे, जितना हम उसको रिपीट करेंगे, उस हैबिट को, उस काम को या उस विचार को, उतना ही ज्यादा डीप वो बनता जाएगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग वो होता जाएगा। अगर हम जंगल से जा रहे हैं, अगर हम उससे बार बार चल रहे हैं, तो वहां पे परमानेंट रास्ता बन जाएगा। क्योंकि जब बहुत सारे लोग उस रास्ते से चलेंगे या कुछ लोग चलेंगे रोज, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो इंप्रेशन वहां पे हो ही जाएगा। तो यही होती है हमारी कर्म की रेखा। जैसे हम जब कोई भी काम करते हैं इन अ रिपीटेड मैनर, कोई भी काम या कोई भी विचार करते हैं, हम एक लकीर अपने मन में बनाते रहते हैं। और एक्चुअली ये प्रूफ किया गया है। हम अपने मन में मेंटल पाथवे बनाते हैं जब हम कोई काम या विचार या कोई चीज हम रिपीटेडली करते हैं। तो जब मेंटल पाथवे बन जाता है, तो वो मेंटल पाथवे वैसा ही होता है जैसे कि हम जब पेपर पे कोई जब लकीर बनाते हैं, तो वो लकीर कैसी बनती है, वैसे ही मेंटल पाथवे हमारे ब्रेन में होता है। और ये जो लाइंस है, ये जो रेखाएं बनती है, जो रेखाएं अभी इसमें बताई थी कि ग्रे मैटर में बहुत सारी लाइंस पाई गई है। तो जो रेखा होती है वो प्रूफ है कि वो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है। जो हमने अभी बोला, जो भी आप फिजिकली करेंगे, जो भी हम सब मेंटली करेंगे, वो सब लाइंस के द्वारा रिकॉर्ड हो जाता है या उसमें छप जाता है, इंप्रेशन बन जाता है। तो इसमें एक लाइन थी, कर्म रेखा नहीं मिटे करे कोई लाखन चतुराई। इसका मतलब है कि कर्म की रेखा को हम मिटा नहीं सकते। ये तो हो गया, क्योंकि ये लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो न्यूरल पाथवे होते हैं वो कर्म की रेखा होती है। उसको कंपेयर करते हैं हम अपने, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे, उसको हम बदल नहीं सकते, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसको मिटाया नहीं जा सकता। पर हम कर्म की रेखा को बदल जरूर सकते हैं। अब कैसे? कोई बुरा काम हमने किया, हमने झूठ बोला, तो झूठ हमने बार बार बोला, तो वो रेखा वैसी बन गई। जब वो रेखा वैसी बन गई तो उसके रिजल्ट भी वैसे ही आ गए। और जब उसके रिजल्ट वैसे आ गए तो वो रेखा वैसे ही बन चुकी है, इसलिए उसके रिजल्ट वैसे निकल करके आ रहे हैं। बट अगर हमें चेंज करना है, या अगर हमें हमारे बुरे कर्म को अच्छे कर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। जो भी वैलिड हो सिचुएशन में हमें अच्छे कर्म करने हैं। जब हम गुड कर्मास करेंगे, तो वो रिपीटेशन के द्वारा हमारी बॉडी में एक नया पाथवे जनरेट करेगा। और ये जो शिफ्ट होगा या ये जो चेंज होगा उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये भी एक टर्म है मेडिकल साइंस में, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जिसमें ब्रेन की नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो चेंज करता है खुद को। इट्स ब्रेन्स नेचुरल एबिलिटी टू चेंज इटसेल्फ। खुद के नेचर को वो चेंज कर देता है। और इसको साइंटिफिक टर्म में बोलता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब नए पाथवे जनरेट करना। तो मतलब अगर हमको पुराने कर्मों को छोड़ के नए कर्मों को करना है, अच्छे कर्मों को करना है, तो हम लोग नए पाथवे अभी भी बना सकते हैं। हमारे पास अभी भी टाइम है कि हम लोग अच्छे कर्मों को साथ देके न्यू पाथवेज बना सकते हैं थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। कर्मा तो फिक्स है, जो बोया है वो मिलेगा। जो अभी बोगे वो हो सकता है कुछ सालों बाद मिले या कुछ महीनों बाद मिले, जब भी मिले। पर अगर हमने आज से अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, हम आगे जानेंगे कि कर्मा का डिवीजन कैसे होता है, क्या करने से अच्छा, क्या करने से बुरा होता है, वो हम अगले लेक्चर्स में जानेंगे। तो हम अपनी हैबिट्स के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, हम अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हैबिट ही हमारी कर्मा होती है। अगर हम सब लॉजिकली सोचे कि जो हम बार बार करेंगे वो हमारा कर्मा बन जाएगा, तो आपका जो हैबिट है वो आपको कर्म के रूप में, कर्म फल के रूप में आप में सामने आएगा। तो हमें हमारी सबसे पहले हैबिट सुधारनी पड़ती है।
एक मैं रेफरेंस देना चाहूंगी यहाँ पे, जो हैबिट्स होते हैं उसको तोड़ने में या उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। जो भी अच्छी आदतें हैं, जो भी बुरी आदतें हैं, तो एक बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जो जेम क्लियर ने लिखी है। तो वो बेस्ट सेलर है। तो उसमें लिखा है कि आप अपने हैबिट्स को कैसे तोड़ सकते हो और कैसे नई हैबिट्स बना सकते हो। बहुत अच्छी बुक है। एक बार आप उसका ऑनलाइन रिव्यू देख लेना या उसका प्रीफेस पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है। उसमें बताया है मैपिंग करके लॉजिकली कि आप कैसी अच्छी आदतें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उनका ना सब्सक्रिप्शन भी आता है कि आपको वो कुछ दिन में ऐसे कुछ मेल भेजते हैं। अ, वो साइट तो मुझे नहीं पता, बट मैंने किया तो उसमें वो आपको भेजते हैं कि आपको ये करना है, तो आपको वो रिमाइंड भी करा सकते हैं। तो वो सब्सक्रिप्शन उसका वो गूगल के थ्रू जाके करना पड़ेगा। बट वो बहुत अच्छी, एक बार पढ़ के देखना। तो हम थे हमारे कर्म की ओर। कर्म हमारी हैबिट होती है, ठीक है। अब वो जब बहुत ज्यादा टाइम तक हमारे बॉडी में इंप्रेशन छोड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में छप जाती है, जितना रिपीट करेंगे उतना डीप वो लाइन होगी। और जितना वो डीप लाइन होगी उसकी इंप्रेशन उतने डीप पड़ेंगे। और वही इंप्रेशन हमारे सामने हमारे संस्कार बनकर रहेंगे, जिनको हम संस्कार बोलते हैं हमारे अ, इसमें, कि हम संस्कार बन के हमारे सामने आएंगे। तो ये डीप मेंटल इंप्रेशन है। जैसे कि हमने गुस्सा किया, ठीक है, बार बार गुस्सा किया, तो बार बार गुस्सा करने के कारण वहां पे एक मेंटल न्यूरल पाथवे बन गया। अब जब हम बार बार करेंगे, महीनों तक करेंगे, सालों तक करेंगे, तो वो हमारा संस्कार बन जाएगा। तो हम उसको ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे किसी चीज पे। अगर हमको गुस्सा नहीं आना होगा फिर भी गुस्सा हमें सिचुएशंस में आ जाएगा। तो संस्कार को बदलना मुश्किल है, बट बदला जा सकता है। इससे अच्छा है कि हम हमारे कर्म पे अभी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि चाहते या ना चाहते हुए भी हमसे हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो इतना जो पैराग्राफ में समझाया था उसका ये मतलब था। और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने समझने में, बट मैंने थोड़ा सिंपल टर्म से बताया। एक बार इसका समरी देंगे और में तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा है पेज नंबर 5 पे, भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन, जिसे प्रकट शब्दों में अंतः चेतना का संस्कार कहा जाता है। तो संस्कार के बारे में बताया वो यही है। पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म दिमाग, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को भी चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। चित्र शब्द को जल्दी में लिख देने से चित्र जैसा ही बन जाता है, ठीक है। संभव है कि चित्त का बिगाड़ कर चित्र बन गया हो, या प्राचीन काल में चित्त और चित्र एक ही अर्थ के बोधक रहे हैं। कर्म कर्मों की रेखा एक प्रकार के गुप्त चित्र ही है। समराइज करें अगर इस पैराग्राफ को, तो बताया गया कि जो चित्रगुप्त है उसको अगर हम तोड़े तो चित्र मतलब पिक्चर और गुप्त मतलब सीक्रेट। तो मतलब चित्रगुप्त है एक सीक्रेट पिक्चर, कर्म की रेखा है सीक्रेट पिक्चर। इसमें हमारे जो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कर्म की रेखा जो है उसको सीक्रेट पिक्चर बताया गया है। और सीक्रेट पिक्चर ही चित्रगुप्त है। मतलब हमारे अंदर जो चित्रगुप्त है वो है कर्म की रेखा। और कर्म की रेखा कैसे बनती है? थ्रू न्यूरल एंड मेंटल पाथवेज एंड थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जो चित्रगुप्त हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि क्या वो सच में होता है, या क्या वो हर जीव के अंदर प्रेजेंट होता है, या ऐसा कोई है जो इतना रिकॉर्ड कर कर सकता है। तो एक इंसान इतने लोगों का रिकॉर्ड करना मुश्किल है, या एक शक्ति या जो भी हम कहेंगे मुश्किल है। बट अगर हर जीव के अंदर कोई एक एक है या कोई ऐसा है जो संभाल सकता है, तो ये पॉसिबल है। इसीलिए जितने लिविंग बीइंग्स हैं उतनी उतना उतने ज्यादा चित्रगुप्त है, उतने ही चित्रगुप्त है। जैसे कि इसमें आगे पढ़ेंगे। इसलिए उन छोटे अंकणों में गुप्त रूप है, सूक्ष्म रूप है, बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए होते हैं। इसी क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध शोध का समन्वय हो जाता है। इसी को हम चित्रगुप्त बोलेंगे, जो हमारे इसमें इंटरनली सब रिकॉर्ड करते हैं। यह चित्रगुप्त निसंदेह हर प्राणी के हर कार्य को हर समय बिना विश्राम अपने बही में लिखते रहते हैं। सबका अलग अलग चित्रगुप्त है।
जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। इसलिए यह संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा हो पाता होगा। स्थूल चित्र के कार्यों को सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहती है। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहाँ अनेक हुए, यह शंका भी कुछ गहरी नहीं है। घटाकाश मठाकाश का ऐसा ही भेद है। इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव, यम आदि देवता बोधक सूक्ष्म तत्व व्यापक समझे जाते हैं। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाली होती है, भी मूल भी मूलतः विश्वव्यापक वायु तत्व एक ही है। मतलब बताया गया है कि समराइज करें तो, कि जैसे कि जो गंदे नाली की जो एयर होती है, जो भी वायु होती है, और गार्डन मतलब जो बगीचे की वायु होती है, जो एयर क्वालिटी का डिफरेंस होता है ड्रेनेज में, गटर में या गार्डन में, तो वो अलग अलग है। पर वायु तो एक ही है, एयर एलिमेंट तो एक ही है। वो एयर का एलिमेंट का डिवीजन अलग अलग जगह होता है। वैसे ही चित्रगुप्त एक है, पर उसका जो डिवीजन है वो बहुत सारी जगह पे है, बट वो है एक ही। वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व है। एक ही तत्व मतलब एक ही एलिमेंट है, बट उनके अलग अलग डिविजन है। यह हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा किस आधार पर, कैसा, किस प्रकार, कितना, क्यों लिखता है। जो हर इंडिविजुअल है उसका जो कर्म है किस बेसिस पे होता है, या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो डिवाइड करते हैं उनके कर्म को, यह अगली पंक्तियों में बताया जाएगा। एवं चित्रगुप्त द्वारा लिखी हुई कर्म रेखाओं के आधार पर स्वर्ग नरक का विवरण और अनेक प्राप्त होने की व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाएगा। कर्मफल का सिद्धांत यही बताता है कि हम जो सोचते हैं कि सबको इक्वली कर्म क्यों नहीं मिलता, या सबको इक्वली हमेशा ट्रीट क्यों नहीं किया जाता, या इसमें लिखा है कि स्वर्ग नरक का विवरण किस बेसिस पे होता है। तो इसमें आगे बहुत अच्छे से बहुत लॉजिकली दिया गया है। पिछली पंक्तियों में पाठक पढ़ चुके हैं कि हमारा गुप्त चित्र अंतर्मन की निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता है। अंतर्मन जो है, जो कॉन्शियस माइंड है, वही चित्रगुप्त का काम करता है। जो कुछ भले या बुरे काम करते हैं उनका सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपनी भीतर जमा कर देता है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम डेली रूटीन में करते हैं, अब ये सब जो हम बोलेंगे उसको आपको अपने रूटीन के साथ कनेक्ट करना है, कि आप डेली रूटीन में क्या अच्छा क्या बुरा करता है। जो भी हम करते हैं, चाहे वो बुरी आदतें हो चाहे वो अच्छी आदतें हो, तो वो कैसे हमारे रिकॉर्ड में आती रहती है। सिनेमा के पर्दे पर मनुष्य की बराबर लंबी चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है, पर उसका फिल्म केवल 1 इंच होता है। जो उसका फिल्म होता है वो बिल्कुल 1 इंच का होता है, बट उसमें बहुत बड़ी मूवी को दिखाया जाता है, घंटों की मूवी को। तो कुछ वैसा ही अ, इसी प्रकार पाप पुण्य का घटनाक्रम तो विस्तृत होता है, पर उसका सूक्ष्म चित्र एक पतली रेखा, एक पतली सी जो लाइन होती है, जो मेंटल या न्यूरल पाथवेज होते हैं, उसके इसमें वो जमा हो जाता है। एक पतली रेखा मात्रा के भीतर खींच जाता है और वह रेखा गुप्त मन के किसी परमाणु पर अदृश्य रूप से जमकर बैठ जाती है। शॉर्ट हैंड लिखने वाले बड़ी बात तो थोड़ी सी उल्टी सीधी लकीरों के इशारों पर जरा सी कागज पर लिख देते हैं। कर्म रेखा को ऐसी ही दैवी शॉर्ट हैंड समझा जा सकता है। पाठकों को इतनी जानकारी तो बहुत पहले से हो चुकी होगी कि मन के 2 भाग होते हैं। मन के 2 भाग होते हैं, एक बहिर्मन और एक दूसरा अंतर्मन। बाहरी मन तो तर्क वितर्क करता है, काट छाट करता है, सोचता है, निर्णय करता है और अपने इरादों को बदलते रहता है। जो हमारा आउटर माइंड होता है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो हर चीज में खोट निकालना, अगर हम देखें ऊपर से इंटेंशंस को बदलना, या हमारे जो डिसीजन है उसको बदलना, रीप्लान करना हर चीजें, तो उसका वो काम होता है। पर जो इनर माइंड होता है वो भोले भाले किंतु दृढ़ निश्चयी बालक के समान होता है। बहुत ही इनोसेंट चाइल्ड, बट बहुत ही डिटरमिन्ड, बहुत ही ऐसे, जो हमेशा फेथ और बिलीफ के ऊपर ही काम करता है, या जो भी डिसीजंस वो लेता है वो हमेशा श्रद्धा और विश्वास के आधार पर लेता है। वो बाहरी काम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी मन तो यह सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित ना हो, और पुण्य कर्मों की बढ़ा चढ़ाकर अंकित करो।
जिससे पाप फल न भोगना पड़े और पुण्य फल का भरपूर आनंद प्राप्त हो। परंतु भीतरी मन ऐसा नहीं है। यह सत्यनिष्ठ जज की तरह फैसला करता है। जो कोर्ट में जजेस होते हैं वो कैसे फैसला करते हैं, एकदम प्रूफ्स होते हैं उनके पास, या वो बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, या वो देखते हैं बारीक बारीक चीजें कि क्या सच में उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। कोई लाभ, लालच, भय, स्वार्थ उससे प्रभावित नहीं करता। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति होती है। हम सबके अंदर एक डिवाइन पावर होती है और एक डेमोनिक पावर होती है। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक एक ईश्वरीय शक्ति होती है, दूसरी शैतानी शक्ति होती है। आप गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति आप गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति और तर्क मन, छल कपट, स्वार्थ, लोभ में रत रहने वाले बाह्य मन को शैतानी शक्ति कह सकते हैं। इसमें बोला गया है कि हमारे अंदर दो एनर्जीज रहती है, हमेशा दो एनर्जीज रहती है, एक अच्छी और एक बुरी। जिसको अच्छे को हम डिवाइन बोल सकते हैं, बुरे को हम डेमोनिक या इवल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का हम एग्जाम्पल ले, कोई रैंडम जो भी है, अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है, उसने झूठ बोला, भले ही तो झूठ बोल रहा है, तो जब वो बोलता है तो अंदर ही अंदर, या उसको लगता है कि हमने झूठ क्यों बोला, या अंदर ही अंदर जब कोई बुरा काम हम करते हैं तो हमें अंदर से लगता है कि ये काम को नहीं करना चाहिए, या ये काम करना उचित नहीं है, या इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। तो जो हमें ये बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वो हमारा इनर माइंड है। और जो हमसे बाहर काम करवाता है वो आउटर माइंड है। जनरली हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, या जो भी डिसीजंस हम, या जो भी हम काम करते हैं, जल्दी में ऐसा हो जाता है कि हम हमारी भारी मन की सुनते हैं, कि टेम्पररी बेसिस पे सुनते हैं कि चलो अभी सिचुएशन में ये ठीक है तो ये कर देते हैं, या ये बोल देते हैं, या ये कर देते हैं। पर जो इनर माइंड है वो हमेशा हमें वार्निंग देता रहता है कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है। पर अगर हम थोड़ा डीप में जाए तो हम कैसे समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे अंदर ही हर चीज का सोल्यूशन। अगर हमें किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम बाहर ढूंढते हैं, हम बाहर किताबों में ढूंढते हैं या किसी से पूछते हैं। पर कभी हम सब ने ऐसा करके देखा है कि एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके अगर आप उस चीज का सोल्यूशन सच में ढूंढो तो आपको मिल जाता है। पर आपके इंटेंशंस और आपके बिलीफ और आपका फेथ उतना स्ट्रांग होनी चाहिए, उतनी श्रद्धा आपको खुद पे होनी चाहिए, और जिससे आप प्रार्थना करते हैं उस पे होनी चाहिए कि सारे सॉल्यूशंस हमारे ही बॉडी के अंदर होते हैं, बट हम उसको हमेशा बाहर ढूंढते हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो कभी ट्राई करना कि क्या हम सच में खुद से किसी चीज का सॉल्यूशन ला सकते हैं, या कभी भी आंखें बंद करके सोचना कि सही क्या है गलत क्या है। और अगर नहीं समझे तो पेपर पेन पे लिख भी सकते हैं कि अच्छा अगर ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा। ये सब जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस है, उनके बेसिस पे है। पर हमें जो डेली लाइफ में हेल्प करेगा उसके लिए तो हमें डिसीजंस फटाफट लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी आगे हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो फिर इसमें बताया गया था कि बाहरी मन धोखेबाजी कर सकता है, अभी सोचा कर भी सकता है, परंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है। वह न तो मायावी आचरण करता है, न छल कपट, निष्पक्ष रहना उसका स्वभाव है। निष्पक्ष, इम्पार्शियल, फेयर या न्यूट्रल, किसी भी चीज में एकदम न्यूट्रल रहना, तो उसका स्वभाव वही है। इसलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य उसको सौंपा है। उनमें एबिलिटी है कि वो समझ पाते, इसलिए उनको इतना बड़ा डेजिग्नेशन दिया गया है, ऐसा इसमें बोला है। दुनिया उसे चित्रगुप्त देवता कहती है। चित्रगुप्त देवता वही है जो हम सबके अंदर है, और उसी को दुनिया चित्रगुप्त देवता कहती है, ऐसे ऐसे इसमें बताया गया है। यदि वह भी पक्षपात करता तो भला उतनी ऊंची जज की पदवी कैसे पा सकता। सही है। और जो जो भले बुरे काम किए जाते हैं उनका एमाल नाम अपनी खुफिया डायरी में दर्ज करता रहता है। बाहरी दुनिया में मुजरिम को सजा दिलाने का काम दो महकमों के अधीन है, एक पुलिस और एक अदालत। पुलिस तो मुजरिमों को पकड़कर ले जाती है, ठीक है, और उसके कर्मों का सबूत एकत्रित करके, या सॉरी उसके कामों का सबूत एकत्रित करके अदालत के सामने पेश करती है। फिर अदालत अपने काम करता है। जज महाशय अपराध और अपराधी की स्थिति के बारे में बहुत दृष्टियों से सोच विचार करते हैं, तब वैसा उचित होता है वैसा फैसला करते हैं। यही एक एक ही मुजरिम में
आए हुए अपराधियों को अलग अलग तरह की सजा देते हैं। एक ही जो क्राइम में लोगों को लाया जाता है, जिसमें बताया गया कि एक ही क्राइम जो सब लोगों ने किया है, ऐसे 3 लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। 3 खूनी पकड़े जाते हैं। इनमें से एक तो बिल्कुल बरी कर दिया, दूसरे को 5 साल की सजा और तीसरे को फांसी लगा दी। बरी कर दिया का मतलब है कि उसको छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा प्रूफ हुआ कि वो उसने क्राइम नहीं किया तो उसको छोड़ दिया। एक ही क्राइम में 3 लोगों को पकड़ा गया। सबसे पहला जो था उसको छोड़ दिया क्योंकि वो इनोसेंट प्रूफ हुआ। दूसरा 5 साल की सजा दी, तीसरे को फांसी मिली। हत्या तीनों ने की थी, सही है, पर सजा देते वक्त मजिस्ट्रेट ने बहुत बातों पर विचार किया कि क्या बेसिस पे इनको हम लोग पनिश करें। जिसे बरी कर दिया था वह मकान बनाने वाला मजदूर था। छत पर काम करते वक्त पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ से अचानक छूट गया और वह नीचे सड़क पर चलते एक मुसाफिर के सिर में लग गया। सिर फट गया, मुसाफिर की मृत्यु हो गई। जज ने देखा कि हत्या तो अवश्य हुई है, ट्रू है कि मर्डर तो हुआ है। मजदूर निर्दोष है, उसने जानबूझकर बुरे इरादों से पत्थर नहीं फेंका, इसलिए उसे बरी कर दिया गया। जब पत्थर गिरा तो उसके इंटेंशंस कुछ नहीं थे, मतलब वो न्यूट्रल था, उसको पता ही नहीं था, जानबूझ के भी नहीं, वो गलती से हो गया। या ऐसे उसमें बताया गया कि उसका उसमें कोई रोल नहीं, वो इनोसेंट है। जज ने देखा कि हत्या तो अवश्य हुई है, मजदूर निर्दोष है, क्योंकि उसने जानबूझकर बुरे इरादों से पत्थर नहीं फेंका, उसके इंटेंशंस बुरे नहीं थे, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। दूसरा मुजरिम तो था, वो एक किसान था। खेत काटते हुए चोर को ऐसी लाठी मारी कि वह मर गया। खेत में वो काम कर रहे थे, तो वहां से चोर आया, तो उसने इसको ऐसी लाठी मारी कि वो वही की वही मर गया। मजिस्ट्रेट ने सोचा चोरी होते देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर किसान की इतनी गलती है कि मामूली अपराध पर इतना नहीं मारना चाहिए था। सच बात है, इतना नहीं मारना चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको 5 साल की सजा सुना दी। तीसरा जो मुजरिम है वो एक मशहूर डाकू था। उन्होंने धनी पुरुष के घर रात में घुस के कत्ल करके धन सब चुरा के ले गए। इसका अपराध जघन्य था, इसलिए इसका अपराध जघन्य का मतलब है इवल या बहुत बुरा, फांसी, इसलिए उसको फांसी की सजा दी। एक सबने तीनों ने मारा, पर तीनों को अलग अलग सजा दी गई। अपराधियों ने खून किया था, जुर्म का बाहरी रूप एक सा था, जो उसका बैकग्राउंड था या जो उसका ओवरव्यू था वो एक था, पर मजिस्ट्रेट सूक्ष्मदर्शी होता है, वो बारीक चीजों को जानता है। वह भारी बातों को देखकर ही सजा नहीं देता, वरन भीतरी बारियों को पर भी नजर डालकर विचार कर फैसला लेता है। भीतरी दुनिया में गुप्त चित्र या चित्रगुप्त पुलिस और अदालत दोनों महकमों का काम स्वयं ही करता है। यदि पुलिस झूठा सबूत दे तो अदालत फैसला भी अनुचित कर सकती है। अगर पुलिस ही उसको कुछ और बताएंगे तो अदालत भी झूठा ही फैसला करेगी, या जो सही नहीं होगा वही करेगी। परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ की संभावना नहीं है। अगर हम सोचे कि ऐसा अंदर हो सकता है क्या, कुछ ऊपर नीचे करके हो सकता है, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अंतःकरण सब कुछ जानते हैं कि यह कर्म किस विचार से, पॉइंट टू बी नोटेड, अंतःकरण सब कुछ जानता है यह किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में, क्यों और किस लिए किया गया था। वह बाहरी मन को सफाई या बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं की पूरी जानकारी रखता है। सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास रहती है, सो नो नीड कि वो बाहर से वो इंफॉर्मेशन ले। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाम होता है। फिर से देखेंगे, हम जिस इच्छा से, हमारी जो इच्छा है, हमारे अंतर मन को पता रहता है, इनर माइंड को पता रहता है कि हमारी इच्छा क्या है, हम क्यों वो काम कर रहे हैं, हमारे इंटेंशंस प्योर है, इम्प्योर है, या कुछ भी है। या जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या उस भावना से ही पाप और पुण्य का डिवीजन होता है। भौतिक वस्तुओं की तोलना भारी मन में होती है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपए दान करता है। भारी मन तो पुण्य की तौल रुपए पैसों की गिनती के अनुसार करेगी, सही है। जो पैसा दान करने वाले की और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, पर 10,000 रुपए देने वाले की प्रशंसा जरूर करेगा। भीतरी मन में यह तोलनाप नहीं चलता।
अनाज के दाने अंगोछे में बांधकर गांव की बनिए की दुकान पर चले जाए तो यह बदले में गुड़ देगा। पर उसी अनाज को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जाकर किसी दुकानदार को दिया जाए तो वह कहेगा, महाशय, यह इस शहर में अनाज के बदले सौदा नहीं होता। यहाँ तो पौंड, शिलिंग, पैसा का सिक्का चलता है। ठीक इसी तरह बाहरी दुनिया में रुपए की गिनती से, काम की बाहरी फैलाव से, कथा बर्ताव से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीजों से यश खरीदा जा सकता है। हम सक्सेस को खरीद सकते हैं। या इसमें मैं शब्दशः अर्थ बता रही हूँ कि इसमें लिखा है कि हम बाहरी चीजें जो होती है उनसे हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। पर चित्रगुप्त देवता के देश में यह सिक्का नहीं चलेगा। वहां तो इच्छा और भावना का नापतोल होगा ही। अगर हमें कोई चीज मिलती है बुरे काम करके, अगर हम देखते भी आसपास कि अगर कोई बुरे काम करके किसी को कोई चीज मिल रही है तो वो उसका भौतिक है, वो टेम्पररी या आउटर माइंड के द्वारा किया गया है। बट अगर अगर उसने कोई बुरा काम करके कोई चीज को हासिल किया तो उसके माइंड में इंप्रेशंस बन गए उन सब चीजों के। कुछ टाइम बाद वही चीज उसके साथ बाद में होगी, इसलिए बुरी होगी। जब जो उसने बुरा किया वो उसको वापस मिलेगा। उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्चा किया जाता है। तो हमारे अंतर मन को हमारी भावनाएं पता रहती है कि क्या सही है क्या गलत है। किस बेसिस पे हम लोग पाप और पुण्य का डिवीजन करते हैं। तो अ, एक बार हम ना रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या क्या देखा है तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि कर्म रेखा को बदला नहीं जा सकता। सॉरी, कर्म की रेखा को मिटाया नहीं जा सकता, मिटाना मुश्किल हो सकता है पर उसको बदला जरूर जा सकता है। न्यूरल पाथवेज के द्वारा, मेंटल इंप्रेशन या मेंटल पाथवेज के द्वारा हमारे मन में ऐसी छाप हम छोड़ते हैं या ऐसी चीजें हम करते हैं कि जो हमारे इसमें साइंटिफिकली लाइंस बन जाती है, जैसे कि हम पेपर में ड्रॉ करते हैं सेम वैसी। अगर हमें अपने कर्म को बदलना है तो अच्छी आदतें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे जानेंगे कि एक्चुअली में अच्छी आदतें या बुरी आदतें या कैसे कर्म, कौन से कर्म करके कौन से नहीं करके हमें अच्छा बुरा सब मिलता है। तो उसके बाद हैबिट के लिए एक बुक बताई थी, एटॉमिक हैबिट्स। अगर किसी को पढ़ना हो तो एक बार आप नेट पे देख लीजिए। फिर देखा था कि चित्रगुप्त जो है वो कैसे सब चीजों को रिकॉर्ड करता है। भले ही हमारे हाथ से कुछ गलती से हो भी गया हो बट स्टिल वो रिकॉर्ड होता है। बट जब वो रिकॉर्ड होगा या हमारे हाथ से किसी के लिए बुरा हो गया या हमने कुछ बुरा बोल दिया, अगर हमारा इंटेंशन नहीं था वो बोलने का या कुछ गलती से हो गया, जैसे कि वो कल्प्रिट के केस में हुआ था, फर्स्ट वाले केस में, कि वो मासूम था फिर भी उसको कोर्ट में लाया गया था बट उसका जो जुर्म था वो माफ कर दिया था। सेम वैसे ही जब वो रिकॉर्ड होगा तो उसका इंप्रेशन कुछ भी पड़ेगा नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमारा इंटेंशन कुछ नहीं था, हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी न्यूट्रल था। तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हाँ, इनर माइंड और आउटर माइंड के बारे में पढ़ा था कि कैसे दो मन होते हैं और कैसे हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति और शैतानी शक्ति होती है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। खत्म होने से पहले एक बताना चाहूंगी कि कल हमारी ऑफलाइन एक्टिविटी है। तो कल जो ऑफलाइन एक्टिविटी होगी वो होगी वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का जो मैसेज है वो ग्रुप में पहुंच गया है, हिंगना रोड पे है। अ, मैं एक बार आपको एड्रेस बता दूंगी या मैं आपको मैसेज कर दूंगी। तो एक बार हम लोग शांति पाठ कर लेंगे, अगर किसी को कुछ बोलना है या कुछ अ, पूछना है तो पूछ सकते हैं, या तो हम शांति पाठ कर लेंगे। एक बार कल के बारे में बता देती हूँ कि